नमस्कार, मैं हूँ आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक सुर्खियां लेकर हाजिर हूँ। आज चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की और उस फैसले की जिन्होंने कहा है कि अब 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाए और उस नगर निकायों की जो रिपोर्ट है वो वहाँ के जिले के कमिश्नर और एसएसपी को दी जाए, जिसके बाद आगे जहाँ पर भी डिटेंशन सेंटर बनाए जाने हैं वहाँ की व्यवस्था पूरी की जाए। यानी तो साफ हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब पूरी तरीके से अवैध रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है और उसकी शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में जिसके बाद से ही देखा गया है कि लखनऊ के ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से पुलिस ने वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है और इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कृष्णा नगर में एरिया में वेरिफिकेशंस करने पहुंची पुलिस की टीम को चौंकाने वाले खुलासे हुए, जहां पर पाया गया कि कई ऐसे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं जिनके पास मल्टीपल आईडीज़ हैं और इन आईडीज़ का प्रयोग वो अपने चाहे वो गवर्नमेंट योजनाएं लेने में कर रहे हों या इसके अलावा वो हर उस सुविधा लेने को कर रहे थे जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि एक तरफ तो ऐसे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या, तो दूसरी तरफ वो इन कार्डों को कैसे बनवाया। पुलिस ने हालांकि इन सभी कार्डों को जब्त करके आगे की कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ये तो साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कि ये फैसला लिया है और कहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, तो उसका मकसद साफ है कि जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनको अब चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद उन 17 नगर निकायों को पूरी तरीके से फैसला दे दिया गया, पूरी तरीके से उनको क्लियर करने का कह दिया गया है। यानी कि अब वो पूरी तरीके से क्रियाशील हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, चूँकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर और सारे पुलिस कमिश्नर्स को कनेक्ट कर दिया है। ये अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जल्द ही डिटेंशन सेंटर चिन्हित कर लिए जाएंगे और बांग्लादेश या रोहिंग्या जो भी अवैध और इलीगल रह रहे हैं उनको उसमें शिफ्ट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और पुलिस ने साथ साथ ये काम करना शुरू कर दिया है और अब वो सभी इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो है वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई। वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल जो सरकार का है उस पर सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड कराया जाना है और उसको लेकर फिर चाहे वो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को उस पर रजिस्टर की जाएंगी और जिसको लेकर 4 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में ये आ गई है कि सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में महज 50% ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ दर्ज हो पाई हैं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की माने तो महज 30% ही प्रॉपर्टी दर्ज हो पाई हैं। अब ऐसे में जो बची हुई 50% शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में और तकरीबन 60 से 70% बची हुई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ अब बिना रजिस्टर्ड के हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि इन प्रॉपर्टीज़ को बाद में ट्रिब्यूनल के द्वारा रजिस्टर्ड किया सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ट्रिब्यूनल उतना फंक्शन नहीं है क्योंकि उसमें क्रिया करने वाले व्यक्ति विशेष भी मौजूद नहीं हैं। तो अब आखिर इनका प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, क्या सरकार लेगी या किधर जाएंगी, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये है कि जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर चाहे किसी ने वक्फ बाई जो प्रॉपर्टीज़ की हों यानी कि जायदाद के द्वारा, या जो वक्फ बाई डीड हो या वक्फ बाई सर्विस हो, वो सभी अब कहीं ना कहीं अधर में लटक गई हैं। ऐसे में कई ऐसी मज़ारें हैं, कई ऐसे बड़े बड़े कुनबे हैं जो वक्फ बोर्ड पर मुतवल्लियों ने रजिस्टर नहीं किया है। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उम्मीद पोर्टल का कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि वो स्लो चल रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर कहीं जगह पर जहाँ पर तहसील से डेटा नहीं मिल पाया उसकी वजह से भी ये प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। अपोजिशन ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और कहा है कि ये सरकार की तानाशाही एक तरीके से है, जो डेडलाइन दी है और इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में वो सभी प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर्ड नहीं होंगी गवर्नमेंट अपने कब्जे में भी ले सकती है। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं अब वक्फ बोर्ड का जो डेडलाइन है वो नियर है, आने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से लास्ट डेट भी हो जानी है।
तो अब इसके बाद आखिर क्या होगा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये तो साफ है कि अब जिस लास्ट डेट के बाद अब कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो है कप शीरप से जुड़ी हुई, जिसमें साफ तौर से जो ईडी की टीम है उसने एंट्री कर दी है और वो शुभम जायसवाल के घर पर जाकर वहां पर नोटिस भी चस्पा किया है और प्रेजेंट होने को कहा है। अगर वो मौजूदा समय पे प्रेजेंट नहीं होता है ईडी के सामने तो आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें ईडी जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको जब्त करना शुरू कर देगी। क्योंकि ईडी का साफ कहना है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ जो अचल संपत्ति है उसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करे, और अगर प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं आता है, चूँकि शुभम जायसवाल एक तरीके से भगोड़ा घोषित हो जा चुका है, और ऐसे में अब अगर वो सामने नहीं आता है तो एक बड़ी कार्रवाई एसेट के अगेंस्ट में की जाएगी। तो ये तो ज़रूर है कि एक बड़ी कार्रवाई हो जानी है, और ऐसे में पहले ही शुभम जायसवाल का पिता जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, और इसमें और अन्य जो लोग हैं, फिर चाहे वो आलोक सिंह हो, बर्खास्त एसटीएफ सिपाही, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो कप शीरप के मामले में लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ऐसे में इन सभी कार्रवाइयों को लेकर पुलिस और एसटीएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब ईडी ने भी एंट्री करने के बाद वहाँ पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर भी अब उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है, और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर बने, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही हैं, लगातार पुलिस अपनी अपनी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बड़ी खबरें जो हमने आपसे डिस्कस की, आप यूपी तक पर बने रहिए और लगातार देखते रहिए सुर्खियां। नमस्कार। यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। वो भाजपा के लायक ही नहीं। सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। मेरे पिताजी भी बिरहा गायक थे, मेरे बड़े भैया हैं बिरहा गायक हैं, और बिरहा के सबसे बड़े गायक हैं, और वो समाजवादी पार्टी में है। आपको लगता है कि आपके भाई साहब को समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी टिकट देगी? क्योंकि बड़ा इमोशनली वो जुड़े हुए हैं। वो तो इतने इमोशनल हैं कि वो रोने लगते हैं। वो मेरे खिलाफ ही यहाँ आके प्रचार करते हैं। आपके खिलाफ? यस, बड़ा बड़ा ये लोग मुंह बाते हैं। क्या पूछते हैं कि अहिर रेजिमेंट कब बनेगा? भैया नेताजी रक्षा मंत्री थे, रेजिमेंट क्यों नहीं बना? हम भी पूछने वाले थे। अब हमको बना दो रक्षा मंत्री, नेक्स्ट डे बना देंगे हम रेजिमेंट। यादव ने छाती ठोक के कहा कि भैया हम यदमुल्ला नहीं है। मैं जैसे बोल देता हूँ जय श्री राम तो किसी को क्या प्रॉब्लम होती है? तो मैं हिंदुवादी हो जाता हूँ। जब आप हर बात में इंशाअल्लाह बोलते हो तो आप, अरे चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही।